So dear students, let us start with the new chapter, reaction mechanism part 1. आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया है और इसके अलावा आइसोमेरिज्म में जो अदर टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वो पार्ट आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अब हम आइसोमेरिज्म के बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1. रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में देखो, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमें डिस्कस करना है दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन मॉलिक्यूल्स. इसमें जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल्स. मतलब ये हमें डिस्कस करना है, देखो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के मॉलिक्यूल्स में टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, उन डिस्प्लेसमेंट्स के रीजन क्या क्या होंगे और उन डिस्प्लेसमेंट से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं. ये सारा डिटेल पार्ट हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में डिस्कस करना है, क्योंकि देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा दैट विल बी रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2. और पार्ट 2 में हम कंपाउंड्स की रिएक्शंस से रिलेटेड बात करेंगे, कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करेंगे. तो देखो, कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस को समझने के लिए पहले हमें कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए. और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का आइडिया होने के लिए हमें कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से होने वाले चेंजेस के बारे में आइडिया होना जरूरी है. तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट को समझना होगा हमें, फिर इसके बाद में हम इसको रिलेट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 से. अब आप देखो, इसमें हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स. और टाइप्स की अगर बात की जाए तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स व्हिच आर टू बी स्टडीड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. सिलेबस में हमें 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स डिस्कस करने हैं. और इसमें एक तो हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आई इफेक्ट. सेकेंड इसमें हमें डिस्कस करना रहेगा रेजोनेंस. थर्ड हम बात करेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एच इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एच इफेक्ट. और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ई इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमें ये 4 टाइप्स डिस्कस करना है: इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज आई इफेक्ट, रेजोनेंस, hyper conjugation that is also called H effect and electromagnetic effect that is also called E effect. अब आप ध्यान देना, देखो ये जो 4 टाइप्स हमें डिस्कस करना है, इन 4 टाइप्स में हमें डिस्कस क्या करना रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा. हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं. तो एक बात सोचिए, अगर मैं इन 4 टाइप्स में डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं इन 4 टाइप्स में डिफरेंस की बात करूं तो इस टाइटल से ही आपको समझ में आना चाहिए. जैसा कि यहां पर हम बात करें कि हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स कितने हमारे पास हैं? 4 टाइप्स हैं. तो अगर हम ये सोचें कि इन 4 टाइप्स में डिफरेंस क्या होगा, तो ध्यान देना 2 टर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉन और उनका डिस्प्लेसमेंट.
तो अगर मैं इन 4 टाइप्स में डिफरेंस की बात करूं तो या तो डिफरेंस आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स में या फिर डिफरेंस आपको मिलेगा उनके डिस्प्लेसमेंट में। आप समझना बात को, या तो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स में या फिर डिफरेंस होगा इनमें उनके डिस्प्लेसमेंट में। अब क्वेश्चन है फिर इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे, एक तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा हम बात करेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो हमारे पास 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में हम बात कर सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में हम बात कर सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर बात की जाए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में भी हमारे पास 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो हम बात कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, या फिर हम बात कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स में वी कैन हैव 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स में वी कैन हैव 4 टाइप्स, और ये 4 टाइप्स क्या हो सकते हैं? देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, और या फिर हम बात कर सकते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें कि इन 4 टाइप्स में डिफरेंस क्या होगा तो मैंने आपसे कहा 2 टर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और उनका डिस्प्लेसमेंट। तो या तो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स में होगा या फिर डिफरेंस होगा डिस्प्लेसमेंट में। और इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। और अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान देना, अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी पार्शियल और इट मे बी कंप्लीट। तो अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, इट मे बी पार्शियल और इट मे बी कंप्लीट। या तो ये डिस्प्लेसमेंट पार्शियल हो सकता है या फिर ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो सकता है। अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो इन 4 इफेक्ट्स में हमें 2 तरह के डिफरेंसेस मिल सकते हैं, या तो हमें इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस मिल सकता है जो डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट का टाइप डिफरेंट हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पार्शियल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों में डिफरेंस मिले, इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंस मिले और साथ में डिस्प्लेसमेंट का टाइप भी डिफरेंट हो। जैसे आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट में हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन इंडक्टिव इफेक्ट, these are sigma electrons. There is involvement of sigma electrons in inductive effect. और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ these electrons is partial. डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पार्शियल। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आप कह सकते हैं देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्शियल। बात की जाए रेजोनेंस की तो ध्यान दें, रेजोनेंस में देयर में बी इलेक्ट्रॉन्स, देयर में बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देयर में बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, lone pair and unpaired electron, and displacement of electrons is complete. There will be complete delocalization of electrons. तो यहां पर अगर बात की जाए तो there is complete delocalization of electrons. फिर अगर बात की जाए हाइपर कॉन्जुगेशन की तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंप्लीट। और अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम बात करेंगे देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कहा जाए शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंप्लीट। तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का टाइप है पार्शियल या फिर
कंप्लीट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन 4 टाइप्स में हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कहां पर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स का टाइप डिफरेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, या डिस्प्लेसमेंट का टाइप डिफरेंट होगा, या हो सकता है दोनों में ही डिफरेंस हो। जैसे आप देखो एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, इंडक्टिव और रेजोनेंस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इंडक्टिव और रेजोनेंस में देखो, इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है जबकि रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इंडक्टिव में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है जबकि रेजोनेंस में अगर बात की जाए तो कंप्लीट है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंस आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन को, तो इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिग्मा, मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर पार्शियल है जबकि यहाँ पर हम कंप्लीट की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस किस में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ 3 और 4 की, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कंपेयर करता हूँ, तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होगा, लेकिन वो डिफरेंस किस में होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होगा या फिर उनके डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होगा, या दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है। तो अब अल्टीमेटली देखो हमें करना क्या है, इन 4 इफेक्ट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। और इस डिटेल में हम डिस्कस क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट का रीजन डिस्कस करना होगा। हमें ये डिस्कस करना होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट का कारण क्या है, क्यों ये डिस्प्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा इन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं, हाउ दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। ये पूरा पार्ट हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा इस चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। ध्यान दें, यस ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात की जाए, इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, आप जरा सोचकर बताएं, हाउ द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी डिफाइंड। आप ध्यान देना, देखो इंडक्टिव इफेक्ट की जब भी डेफिनेशन की मैं बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर कुछ इस तरह से होता है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझना, मोस्टली स्टूडेंट का यही आंसर होता है कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि अभी अभी मैंने भी आपको ये कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग होगी। तो हम जनरली क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक बात समझना, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली शिफ्ट होना इंडक्टिव इफेक्ट है, तो जरा एक मॉलिक्यूल लेते हैं HCl, एक मॉलिक्यूल लिया जाए HCl, और HCl में अगर हम बात करें H और क्लोरीन की EN डिफरेंस की, H और क्लोरीन की EN डिफरेंस की। अच्छा एक बात और ध्यान देना, कई बार डेफिनेशन में ये टर्म भी ऐड कर दी जाती है कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू EN डिफरेंस, ऐसा इसको कई बार डिफाइन किया जाता है। स्टूडेंट इसको कई बार इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू EN डिफरेंस इज कॉल्ड आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब जरा ध्यान देना, देखो इस अगर ये डेफिनेशन आप देते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू EN डिफरेंस इज कॉल्ड आई इफेक्ट, तो जरा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल लेते हैं HCl। अब HCl की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्लोरीन की EN हाइड्रोजन से ज्यादा है, और क्या हम बात कर सकते हैं, EN डिफरेंस अगर है तो देयर विल बी पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, और उसकी वजह से क्या होगा, देखो EN डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्टेड होगा, and because of that chlorine will acquire del negative charge since it is partially gaining electron। अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और अगर ये गेन और लूज करना पार्शियल है तो जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो भी पार्शियल चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो कह सकते हैं हाइड्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली, सो इट विल एक्वायर डेल पॉजिटिव चार्ज। तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि HCl में EN डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग हुई है। अब एक बात सोचिए, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू EN डिफरेंस इज कॉल्ड आई इफेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो यहां पर EN डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग हुई है,
और ई एन डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की अगर पार्शियल शिफ्टिंग हुई है तो क्या हम कह सकते हैं फिर तो यहां पर जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज आई इफेक्ट। क्या फिर हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आई इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल HCl एंड दिस पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू ई एन डिफरेंस, इज इट कॉल्ड आई इफेक्ट? क्या हम इसे आई इफेक्ट कहें? तो आप ध्यान देना, अगर आपका आंसर है यस कि यस इट इज आई इफेक्ट, तो ध्यान देना नो इट्स इनकरेक्ट। आप ध्यान देना, इसे हम आई इफेक्ट नहीं कहेंगे, ये आई इफेक्ट नहीं है। वास्तव में देखो डेफिनेशन में इतना कहना सफिशिएंट नहीं है कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड आई इफेक्ट। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट टर्म को डिफाइन करने के लिए। वास्तव में देखो HCl में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है बिल्कुल सही है कि वो ई एन डिफरेंस की वजह से है, बट इस शिफ्टिंग को हम आई इफेक्ट नाम नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते, ये मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। जरा आई इफेक्ट का कंसेप्ट आप समझे अच्छे से, एग्जैक्टली आई इफेक्ट होता क्या है, और फिर उस कंसेप्ट के बाद में आई इफेक्ट की हम परफेक्ट डेफिनेशन बनाएंगे। आप ध्यान दें, ध्यान देना, आई इफेक्ट के लिए हम रेफरेंस मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं एल्केन को। ध्यान दें, आई इफेक्ट के लिए मैंने यहां पर एक एल्केन मॉलिक्यूल लिया है एंड एल्केन मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर आई इफेक्ट। इट इज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर आई इफेक्ट। अब एल्केन को ही हमने आई इफेक्ट के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल क्यों लिया, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम एल्केन को रेफरेंस मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं आई इफेक्ट के लिए। पहले कंसेप्ट आप समझो, आपको अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, व्हाई एल्केन एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल। हाँ, कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं, एल्केन को हम आई इफेक्ट के लिए एक रेफरेंस मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, और अगर आपको कोई भी एल्केन गिवन हो, इफ एनी एल्केन इज गिवन टू यू एंड द क्वेश्चन इज देयर एनी आई इफेक्ट इन द गिवन एल्केन मॉलिक्यूल, आंसर इज नो। एल्केन मॉलिक्यूल में आई इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, देयर इज नो आई इफेक्ट इन एल्केन मॉलिक्यूल एट ऑल। कोई भी एल्केन मॉलिक्यूल आपको दिया जाए उसमें आई इफेक्ट जीरो होता है। इनफैक्ट एल्केन मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर आई इफेक्ट। क्यों हमने इसको रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया, आई इफेक्ट का कंसेप्ट क्या है, ये जरा समझते हैं। आप ध्यान देना, देखो एल्केन मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह के सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ध्यान देना, एल्केन मॉलिक्यूल इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, द सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब क्या मैं कह सकता हूँ, जो सिग्मा बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है तो वहां तो हम कह सकते हैं व्हेन अ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, व्हेन अ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, इट कैन बी कॉल्ड कंप्लीटली नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। अगर दो सिमिलर एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर तो हम कह सकते हैं दोनों की EN इक्वल होगी, और EN अगर इक्वल होगी तो देयर विल बी नो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल, द सिग्मा बॉन्ड विल बी कंप्लीटली नॉन पोलर। तो आप ये कह सकते हैं देखो कि जो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है वो तो कंप्लीटली नॉन पोलर होगा। हाँ, अब अगर बात की जाए सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ऑल्दो दिस सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। हालांकि ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, बट स्टिल दिस सिग्मा बॉन्ड इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी ऑलमोस्ट नॉन पोलर। आप ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो हालांकि ये सिग्मा बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, और ऐसे दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट है जिनकी EN डिफरेंट है। कार्बन हाइड्रोजन की EN में डिफरेंस है, EN में डिफरेंस है, बट स्टिल दिस सिग्मा बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी ऑलमोस्ट नॉन पोलर। फिर भी हम इस सिग्मा बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि एल्केन मॉलिक्यूल में दो तरह के सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की अगर बात की जाए तो दैट इज कंप्लीटली नॉन पोलर सिंस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, नो EN डिफरेंस एट ऑल। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की अगर बात की जाए
तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड ड्यू टू प्रेजेंस बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इट शुड बी पोलर. यस, इट शुड बी पोलर, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड. अब आप ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हमने ऑलमोस्ट नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट किया है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट नहीं हो रहा है. देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स एनी एटम. अगर हमने इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड कंसीडर किया है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना तो टुवर्ड्स हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, ना टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट हो रहा है. या फिर आप ये कह सकते हैं, देखो कि इसका मतलब अगर ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, कि इसका मतलब ना तो हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है और ना हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. यहां पर अगर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात की जाए, तो देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि आप सोचिए इस बॉन्ड में पोलैरिटी कब इंड्यूस हो सकती है. आप समझना, हम इस बॉन्ड में पोलैरिटी की बात कब करेंगे. तो देखो, एक बॉन्ड में हम एक्स और वाई कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है, ये सिग्मा बॉन्ड है. इस बॉन्ड में हम पोलैरिटी की बात कब कर सकते हैं. इस बॉन्ड में पोलैरिटी की बात तो अब तक कर सकते हैं जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग या तो टुवर्ड्स वाई हो या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स एक्स हो. इफ देयर इज शिफ्टिंग ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स आइदर ऑफ द एटम, whether towards x or towards y, this bond will be considered to be polar. उस केस में हम इस बॉन्ड को पोलर कहेंगे. लेकिन अगर यहां पर मैंने इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसीडर किया है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नहीं हो रही है. क्योंकि ऑलमोस्ट यहां पर हम टर्म यूज कर रहे हैं, तो मैं हर जगह पर ऑलमोस्ट की बात करूंगा. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग जो है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो. इसका मतलब हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है. क्योंकि देखो, मान लेते हैं अगर इस केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स y है, मान लेते हैं कि ये शिफ्टिंग टुवर्ड्स y हो रही है, तो आप कह सकते हैं इट मींस y इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम x. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि x इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स y. और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स x है, तो आप कह सकते हैं दैट मींस x इज नाउ पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम y. या फिर आप कह सकते हैं y इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स x. वो तो देखो रिलेटिव है, आप किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं पुलिंग और रिलीजिंग. लेकिन अगर मैंने यहां पर यह कहा कि ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ना तो हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है और ना ही हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. अब एक पॉइंट ये आता है कि सर हमने यहां पर इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड कंसिडर किया, जबकि अगर बात की जाए, वास्तव में अगर बात की जाए, तो कार्बन हाइड्रोजन की ईएन में डिफरेंस तो है, और ईएन में अगर डिफरेंस है तो ईएन के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, तो देयर शुड बी शिफ्टिंग ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स हाइड्रोजन. इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन होना तो चाहिए, टुवर्ड्स कार्बन, दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी टुवर्ड्स कार्बन. क्यों? क्योंकि कार्बन की ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है. तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहां पर कार्बन की ईएन क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो फिर तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो टुवर्ड्स कार्बन शिफ्टेड होना चाहिए. और उसके अकॉर्डिंग कार्बन शुड एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन शुड एक्वायर डेल पॉजिटिव चार्ज. उसके अकॉर्डिंग कार्बन पर डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. अब आप ध्यान देना, देखो ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन की ईएन में डिफरेंस जीरो है. कार्बन हाइड्रोजन की ईएन में डिफरेंस तो है, और अगर डिफरेंस है तो हम इस बॉन्ड को नॉन पोलर तो नहीं बोल सकते. और सही बात है, हमने इसे इनफैक्ट नॉन पोलर बोला भी नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है ऑलमोस्ट नॉन पोलर. इसलिए क्योंकि इस बॉन्ड में आप कह सकते हैं पोलैरिटी तो है, ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्ड में आप कह सकते हैं पोलैरिटी तो है, बट वो पोलैरिटी हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है. या आप कह सकते हैं दैट इज द पोलैरिटी विच इज नॉट कंसिडरेबल फॉर अस. या फिर आप कह सकते हैं दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोलैरिटी. अब बात समझना, यहां पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बॉन्ड कंप्लीटली नॉन पोलर है. ये बॉन्ड कंप्लीटली नॉन पोलर तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं वॉट एवर इज द पोलैरिटी इन दिस बॉन्ड दैट इज नॉट कंसिडरेबल फॉर अस. या हम कह सकते हैं दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या हम कह सकते हैं दैट इज अप्रॉक्स टू जीरो वैल्यू. ये पोलैरिटी इतनी कम है कि ये पोलैरिटी हम कंसिडरेबल नहीं बोल सकते, या हम कह सकते हैं हमने इस पोलैरिटी को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया है, और इसलिए हमने यहां पर इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर लिखा है. इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अगर हमने इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर लिखा है,
क्योंकि हमने इसकी पोलैरिटी को नेग्लिजिबल मान लिया है, या हमने कहा कि ये पोलैरिटी कंसिडरेबल नहीं है, तो इसका मतलब इसी बेसिस पर मैं बोल रहा था कि इसका मतलब ना तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। अब इस एरो को देखकर या ईएन डिफरेंस के बेसिस पर आप कह सकते हैं नहीं सर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर रहा है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन की ईएन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स कार्बन है, और अगर टुवर्ड्स कार्बन है तो आप कह सकते हैं फिर तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ठीक है, आप ऐसा करो, आप हाइड्रोजन का जो भी नेचर मानना चाहते हैं, आप हाइड्रोजन का जो भी नेचर मानना चाहते हैं, विथड्रॉइंग या रिलीजिंग, मैं तो कह रहा हूं व्हाटएवर इज द नेचर यू आर कंसिडरिंग फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आप जो भी नेचर कंसिडर कर रहे हैं, रिलीजिंग या विथड्रॉइंग, मैं कहना चाह रहा हूं कि उसका वो जो नेचर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन का वो जो नेचर है वो कंसिडरेबल नहीं है। एक्चुअली वो नेचर इतना स्मॉल है कि दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, वो कंसिडरेबल वैल्यू पर नहीं है, वो इतना कम है कि हमने उस नेचर को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया है। इसीलिए हमने कहा कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी हमारे लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, या हम कह सकते हैं कंसिडरेबल नहीं है। अब क्वेश्चन है, अब 2 पॉइंट आते हैं यहाँ पर। देखो, मैंने आपको कहा कि ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हाइड्रोजन ना तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ना कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, या आपके माइंड में जो भी आता है रिलीज करना या विथड्रॉ करना, हम तो मानकर चल रहे हैं कि हाइड्रोजन का वो नेचर जो भी आपने सोचा है, विथड्रॉइंग या रिलीजिंग, वो हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है, वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है। अब पॉइंट यहां पर ये आता है, 2 पॉइंट आते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन यहां पर माइंड में आने चाहिए कि फिर ऐसा करो, हमें तो फिर आप ये बताओ कि जब हमने इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर मान लिया है, तो हमें तो आप ये बताओ कि हम इस बॉन्ड में पोलैरिटी कंसिडरेबल कब कहेंगे। हम बॉन्ड की पोलैरिटी को कंसिडरेबल कहेंगे कब? जब कार्बन हाइड्रोजन में ईएन डिफरेंस है और हम ये मान रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स कार्बन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन देन हाइड्रोजन, और फिर भी हमने कहा कि फिर भी उस शिफ्टिंग को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, हम उसको कंसिडरेबल नहीं मान रहे हैं। तो हमारा तो क्वेश्चन ये है कि हम इसे कंसिडरेबल कहेंगे कब, हमारे लिए ये कंसिडरेबल कब होगा। तो अब आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी होते हुए भी अगर हमने इसे ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड कंसिडर किया है, तो फिर ऐसा करते हैं, इस बॉन्ड की पोलैरिटी को हम हमारे लिए रेफरेंस वैल्यू मान लेते हैं। बात समझना, इस बॉन्ड की पोलैरिटी को हम हमारे लिए रेफरेंस वैल्यू मान लेते हैं, और इस रेफरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे कि इस बॉन्ड की जो भी पोलैरिटी है, मैं किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी तब कंसीडर करूंगा जब मुझे बॉन्ड में पोलैरिटी इस बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट आना भी चाहिए, कि ये बॉन्ड पोलर होते हुए भी हमने अगर इसे ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड कंसीडर किया है, तो हम बॉन्ड में पोलैरिटी कंसीडर करेंगे कब, हम बॉन्ड की पोलैरिटी को कब कंसीडरेबल कहेंगे? तो उसके लिए मेरा आंसर है कि हम बॉन्ड की पोलैरिटी को तब कंसीडरेबल कहेंगे जब हमें बॉन्ड की पोलैरिटी इस वाले बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा मिले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब हमें बॉन्ड की पोलैरिटी इस वाले बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा मिलेगी, तो डेफिनेटली मैं उस बॉन्ड की पोलैरिटी को कंसीडरेबल कहूंगा, क्योंकि अभी जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो मेरे लिए कंसीडरेबल नहीं है। तो देखो, हम बॉन्ड की पोलैरिटी को कंसीडरेबल कब कहेंगे? तो उसका आंसर तो मैंने दे दिया कि अभी जो बॉन्ड हमारे सामने है उसकी पोलैरिटी को रेफरेंस मान लो, और इस रेफरेंस वैल्यू से ज्यादा जब वैल्यू आपको मिलेगी बॉन्ड की पोलैरिटी की, तो डेफिनेटली हम उस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहेंगे, फिर हम उसे पोलर बॉन्ड में काउंट कर लेंगे। अब एक पॉइंट आता है कि हमने इस बॉन्ड की पोलैरिटी को नेग्लिजिबल कंसीडर किया क्यों? हमने इस बॉन्ड की पोलैरिटी को ऐसा क्यों कहा कि पोलर होते हुए भी हमारे लिए ऑलमोस्ट नॉन पोलर है? ऐसा हम बोल क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखो, क्योंकि इस पोलैरिटी की वजह से जो कार्बन पर चार्ज इंड्यूस हुआ है, अगर आप ईएन डिफरेंस के बेसिस पर सोचेंगे तो कार्बन की ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स कार्बन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कार्बन शुड एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन शुड एक्वायर डेल पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ध्यान देना, इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से कार्बन पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, क्योंकि वो चार्ज इफेक्टिव चार्ज नहीं है, बात समझना, यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये जो डेल नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर मैं इंड्यूस होने की बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड, तो ध्यान देना, मेरा ये कहना है कि यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, दैट चार्ज इज एक्चुअली नॉट इफेक्टिव चार्ज। ये जो चार्ज है वो यहां पर इफेक्टिव चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि कार्बन पर अगर इंड्यूस होने वाला चार्ज इफेक्टिव नहीं है, मतलब इस बॉन्ड की पोलैरिटी इफेक्टिव नहीं है। तो अल्टीमेटली आप ध्यान देना,
मैंने अगर इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर कहा है तो वो इस सेंस में कहा है कि यहां पर इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो चार्ज एक्चुअली इफेक्टिव चार्ज नहीं है, इसलिए हमने इस बॉन्ड की पोलैरिटी को ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसिडर किया। अब यहां पर एक पॉइंट ये आता है, देखो कि हमने कहा कि ये चार्ज यहां पर इफेक्टिव नहीं है, तो क्वेश्चन है हम इस चार्ज के किस रेस्पेक्ट में इफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस सेंस में हम इसके इफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर दो क्वेश्चन आ गए, देखो एक तो मैंने कहा कि चार्ज इफेक्टिव नहीं है, तो ये पॉइंट मानना आता है ये इफेक्ट हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम इस चार्ज का किस पर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, हम इस चार्ज के किस रेस्पेक्ट में इफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं या किस सेंस में इफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, हम इस कार्बन पर इंड्यूस होने वाले चार्ज को किस सेंस में इफेक्टिव होने के बारे में बात कर रहे हैं या किस रेस्पेक्ट में हम इसके इफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा। पहले हम ये बात कर लें कि हम इस बॉन्ड को पोलर कहेंगे कब। तो देखो हम इस बॉन्ड को, हम बॉन्ड में पोलैरिटी कब कंसीडर करेंगे, तो उसका आंसर तो मैंने आपको दे दिया कि ऐसा करो, इस चार्ज को मान लो रेफरेंस चार्ज, समझना बात को, इस कार्बन पर इंड्यूस होने वाले चार्ज को मान लो रेफरेंस चार्ज, क्योंकि हमने कहा कि व्हाटएवर इज द चार्ज दैट इज एक्चुअली नॉट इफेक्टिव चार्ज, दैट इज एक्चुअली नॉट कंसिडरेबल चार्ज, दैट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चार्ज। तो ऐसा करो, कार्बन पर इंड्यूस होने वाले चार्ज को मान लो रेफरेंस चार्ज। उसी रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि फिर तो मतलब बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो भी रेफरेंस पोलैरिटी होगी, या आप कह सकते हैं नॉट कंसिडरेबल, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब हम अगर ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम बॉन्ड को पोलर कहेंगे कब, तो उसका आंसर है हम बॉन्ड में पोलैरिटी तब कंसिडर करेंगे जब गिवन बॉन्ड की पोलैरिटी इस रेफरेंस बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा हो। अब आप सोचिए, हमें बॉन्ड में पोलैरिटी इस रेफरेंस बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा मिले, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास हाइड्रोजन की जगह यहां पर कोई ऐसा एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो जिसका नेचर इस हाइड्रोजन के रेफरेंस नेचर से ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा पावरफुल हो। क्योंकि हमने कहा कि अगर ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है तो फिर तो यहां पर हम हाइड्रोजन का नेचर जीरो मानकर चल रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, इसका मतलब हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, या इसका जो भी नेचर हम मान लें, हमने कह दिया भाई वो नेचर हमारे लिए रेफरेंस नेचर है। अगर आप इसका रिलीजिंग नेचर मान रहे हो तो वो भी रेफरेंस है, और अगर आप इसका विड्रॉइंग नेचर मान रहे हो तो वो भी रेफरेंस है, क्योंकि इसके इस नेचर की वजह से बॉन्ड में इफेक्टिव पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो पा रही है। तो क्वेश्चन है कि हमें अब इस बॉन्ड में पोलैरिटी मिले, इसके लिए हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन की जगह यहां पर कोई ऐसा एटम या ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी पावर, जिसका नेचर हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। बोले कौन सा नेचर होना चाहिए, विड्रॉइंग नेचर होना चाहिए या रिलीजिंग नेचर होना चाहिए। तो एक बात सोचिए, इस बॉन्ड में पोलैरिटी कब इंड्यूस होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स कार्बन हो या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अवे फ्रॉम कार्बन हो। तो हमारा आंसर है कि बॉन्ड में पोलैरिटी तो दोनों ही केस में इंड्यूस होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स कार्बन हो या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अवे फ्रॉम कार्बन हो। क्या मैं कह सकता हूं पोलैरिटी तो दोनों केस में आएगी ना, हाँ बस जो चार्जेस इंड्यूस होंगे उसमें डिफरेंस आएगा। अगर शिफ्टिंग टुवर्ड्स कार्बन है तो कार्बन पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम कार्बन है तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो चार्ज कौन सा इंड्यूस हो रहा है हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं है, चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस हो कार्बन पर या चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हो, हमारा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि चार्ज कैसा इंड्यूस हो रहा है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि व्हाटएवर इज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन कार्बन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें टाइप में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इस बात में कि जो चार्ज कार्बन पर इंड्यूस हो रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी जो कार्बन पर चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इफेक्टिव नहीं है, और इसीलिए हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी को एक रेफरेंस वैल्यू मान ली है। हमने कह दिया भाई ये पोलैरिटी हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है, ये पोलैरिटी हमारे लिए नेग्लिजिबल है। और अब हम ये चाहते हैं कि हमें कंसिडरेबल पोलर बॉन्ड मिले, हमें ऐसा बॉन्ड मिले जिसकी पोलैरिटी कंसिडरेबल हो। तो हमने कह दिया भाई हमें बॉन्ड की पोलैरिटी तब कंसिडरेबल मिलेगी जब मिलने वाले बॉन्ड की पोलैरिटी इस रेफरेंस पोलैरिटी से ज्यादा हो। और वो ज्यादा कब होगी, तो उसके लिए भी हमने कहा भाई हाइड्रोजन की जगह यहां पर हमें कोई ऐसा एटम या ग्रुप मिलना चाहिए जिसकी पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की जो पावर है वो तो इसमें इफेक्टिव पोलैरिटी इंड्यूस नहीं कर पा रही है। तो हमने कहा भाई पावर कैसे होनी चाहिए, रिलीजिंग पावर होनी चाहिए या विड्रॉइंग पावर होनी चाहिए। हमने कहा दोनों चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, चाहे रिलीजिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, लेकिन वो पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम इसमें दो केस लेते हैं, समझना।
अब यहां पर मैं दो केस ले रहा हूं। एक केस में तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मैंने हाइड्रोजन को एक ऐसे एटम या ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है Z से। एक केस में तो मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन को मैं एक ऐसे एटम या ग्रुप Z से रिप्लेस कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसका मतलब अब मैंने मॉलिक्यूल में जो चेंज अप्लाई किया है, अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूल बनाता हूं तो अब मेरे पास मॉलिक्यूल ये आ चुका है। ध्यान देना, अब मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ चुका है। दिस इज C1 2 3 एंड C4। दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो अब मैं कह सकता हूं आई हैव रिप्लेस्ड हाइड्रोजन by the atom or the group of atom Z which is having electron releasing power more than hydrogen। हाइड्रोजन को, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के पावर को रेफरेंस मान लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी था वो सब कुछ हमारे लिए रेफरेंस वैल्यू थी, वो हमारे लिए कंसिडरेबल वैल्यू नहीं थी, वो हमारे लिए नेग्लिजिबल वैल्यू थी। एक तरह से आप कह सकते हैं वो हमारे लिए जीरो वैल्यू थी। अब मैं उस जीरो से प्लस पर काम कर रहा हूँ, उससे ज्यादा पर काम कर रहा हूँ। तो हमने कहा भाई हमें एक ऐसा एटम या ग्रुप चाहिए जिसकी पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, जिसका नेचर हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। बोले कैसा नेचर, रिलीजिंग या विड्रॉइंग, दोनों चलेगा। मैं दोनों केस ले रहा हूं। तो एक तो मैंने लिया रिलीजिंग, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं विड्रॉइंग। ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास एक ऐसा एटम या ग्रुप Y प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। आप ध्यान देना, इट्स इलेक्ट्रॉन withdrawing power, its electron withdrawing power is more than hydrogen। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, Y की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है उस मॉलिक्यूल में हमने ये चेंज कर दिया है कि हाइड्रोजन की जगह अब हमारे पास मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई भी हो सकता है, मे बी इट मे बी एन एटम और इट मे बी ग्रुप ऑफ एटम्स Y प्रेजेंट है, जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर भी मैं Y के रेस्पेक्ट में कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 एंड 4। और अब आप ध्यान देना, देखो अगर हमने ये मान लिया है कि Z में, मैं इससे आपको एक्सप्लेन करता हूं, वही फिर कंसेप्ट यहां भी अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने मान लिया है कि Z में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसका मतलब तो फिर यहां पर हम कह सकते हैं नाउ इन दिस केस shifting of electron towards carbon in the bond will be more as compared to this shifting। क्या अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो शिफ्टिंग होगी, यहां पर अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होगी वो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि Z की जो पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड में जो पोलैरिटी इंड्यूस होगी वो इस बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा होगी। और यही मैंने आपसे कहा कि हम बॉन्ड में पोलैरिटी तब कंसीडर करेंगे जब हमें बॉन्ड की पोलैरिटी इस वाले रेफरेंस बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा मिले। और उसके लिए हमने एक केस पहला ये लिया है कि हमने H को Z से रिप्लेस किया है और Z में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। देखो पावर अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग भी ज्यादा होगी, और शिफ्टिंग अगर ज्यादा होगी तो अब मैं कह सकता हूं कि कार्बन पर जो डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ध्यान देना, अब जो कार्बन पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, या आप कह सकते हैं कि Z पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नाउ दीस चार्जेस आर इफेक्टिव चार्जेस। अब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं कार्बन पर, अब जो डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, अब ये चार्ज यहां पर इफेक्टिव चार्ज है, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया। देखो मैंने आपको यही कहा कि हम कार्बन पर इंड्यूस होने वाले चार्ज को इफेक्टिव तब कहेंगे जब हमें कार्बन पर मिलने वाला चार्ज इस रेफरेंस चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा मिले। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर कार्बन पर जो हमें चार्ज मिल रहा है वो रेफरेंस चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अब मैंने इस चार्ज को इफेक्टिव चार्ज कहा है। मैंने चार्ज को इफेक्टिव क्यों कहा, समझ में आ रहा है? इफेक्टिव इसलिए कहा क्योंकि अब ये चार्ज जिस पोलैरिटी की वजह से इंड्यूस हुआ है वो पोलैरिटी
इस रेफरेंस पोलरिटी से ज्यादा है। और बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अब इस बॉन्ड की पोलरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है Z, उस Z में जो पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो मैंने इस रेफरेंस से सबको प्लस कर दिया। मैंने H की जगह कोई पावरफुल ग्रुप ले लिया तो रिलीज होने वाली टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिलीज होने वाली टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा इंड्यूस हो गई, बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा इंड्यूस हो गई तो कार्बन पर अब जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो ज्यादा चार्ज इंड्यूस हुआ। और हमने ये कहा कि चार्ज अगर हमें इस रेफरेंस चार्ज से ज्यादा मिलेगा तो हम उस चार्ज को इफेक्टिव चार्ज कहेंगे। तो शायद आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हम चार्ज को इफेक्टिव कहेंगे कब। लेकिन अभी एक क्वेश्चन हमारा अभी भी बना हुआ है कि हम इस चार्ज के इफेक्टिव होने का किस रेस्पेक्ट में हम इसके इफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं, किस सेंस में हम इसके इफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि हम इस कार्बन पर इंड्यूस होने वाले चार्ज को किस सेंस में इफेक्टिव होने के लिए बात कर रहे हैं, किस रेस्पेक्ट में हम इसकी इफेक्टिविटी देख रहे हैं। उसके लिए आप समझना, ऐसा करते हैं, एक ग्रुप जी ले लेते हैं और ग्रुप जी का ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इस जी के न्यूक्लियस से जो भी डिस्टेंस है, ध्यान देना, वॉट एवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ ग्रुप जी एंड दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सपोज इट इज L1। ऐसा मान लेते हैं कि इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जी के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो L1 है। अब जरा ध्यान देना, अभी ये ग्रुप जी न्यूट्रल है, अभी जी न्यूट्रल है। अब ऐसा करते हैं, आउटसोर्स से इस जी में इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं हमने आउटसोर्स से यहां पर इलेक्ट्रॉन जी पर ऐड कर दिया। क्या हम बात कर सकते हैं, अगर हमने ग्रुप जी पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो नाउ जी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब जी पर यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, अभी जी पर आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इस ग्रुप पर अगर जी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले जब ये जी न्यूट्रल था और उस कंडीशन में इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जी से जो भी डिस्टेंस थी, आफ्टर हैविंग चार्ज, अब ग्रुप जी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की हम बात कर रहे हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसोर्स। हमने आउटसोर्स से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो अब जी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। मेरा क्वेश्चन है कि जी पर अगर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो क्या अब भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टेंस जी से L1 ही रहेगी? क्या ये डिस्टेंस सेम रहेगी और दिस डिस्टेंस विल गेट चेंज्ड? क्या इस डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? क्या लगता है आपको? द डिस्टेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड और इट विल गेट चेंज्ड? तो आंसर है इट विल गेट चेंज्ड। डेफिनेटली अब इस डिस्टेंस में चेंज तो आएगा। और चेंज क्या आएगा? आप सोचिए, पहले अगर जी न्यूट्रल था और अब जी अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली जी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। और अब आप ध्यान देना, दैट इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाउ विल स्टार्ट टू रिपेल दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इस इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। और रिपल्शन अगर स्टार्ट होगा तो आप कह सकते हैं दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल मूव अवे फ्रॉम जी। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जी से दूर जाएगा और अगर दूर जाएगा तो डेफिनेटली अब आप कह सकते हैं now this distance will increase, say L2 that is greater than L1। तो ये हम कह सकते हैं कि G पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उस चार्ज की वजह से इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन आया, क्योंकि G पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने का मतलब हमने G पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। और G पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है तो अब ये इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। और अगर रिपेल करेगी तो जो डिस्टेंस हम पहले L1 होने की बात कर रहे थे अब वो इंक्रीज होकर मान लेते हैं L2 हो गई। चलिए ऐसा करते हैं, इस चार्ज को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। ध्यान देना, इस चार्ज को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैंने G पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको थोड़ा कम कर दिया तो इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, इस चार्ज को थोड़ा और कम कर देते हैं तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन और कम हो जाएगा। चार्ज को ऐसा करते हैं और कम कर देते हैं और मैं इस चार्ज को ग्रेजुअली, ध्यान देना, मैं इस चार्ज को ग्रेजुअली यहां पर डिक्रीज करता जा रहा हूं। और अगर मैं जी पर इंड्यूस होने वाले नेगेटिव चार्ज को ग्रेजुअली डिक्रीज करता जा रहा हूं और मैं इस चार्ज को अगर एक ऐसी स्टेज पर ले आऊं कि वो चार्ज यहां पर इतना कम हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज इज नाउ अवेलेबल ऑन जी, तो उस केस में मैं कह सकता हूं
कि अगर मैं चार्ज को ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाऊं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिस कंडीशन में जी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज जीरो तो नहीं है, हमने जीरो नहीं किया है चार्ज को, वो चार्ज जीरो तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो चार्ज इतना कम हो जाए कि उसका इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्शन है वो रिपल्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। और जब ऐसी स्टेज आएगी कि जी पर इंड्यूस होने वाला चार्ज का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, तब मैं बोल दूंगा कि नाउ द चार्ज ऑन जी इज नॉट इफेक्टिव चार्ज। उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि अब जो चार्ज है वो जी पर इफेक्टिव चार्ज नहीं है, क्योंकि अब वो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। बस ऐसा ही कुछ इफेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था इस कार्बन पर इंड्यूस होने वाले चार्ज के लिए। आप समझे, देखो ये मेरे पास एक कार्बन है और इसके ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन और इसकी ये टेट्रावैलेंसी है, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स मैंने शो कर दिए। अब आप सोचिए, अगर मैं इस कार्बन पर इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो अभी इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कार्बन के न्यूक्लियस से जो भी डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन के न्यूक्लियस से जो भी डिस्टेंस है, अगर इस कार्बन पर किसी भी रीजन से चार्ज इंड्यूस हो जाए, अगर इस कार्बन पर किसी भी रीजन से चार्ज इंड्यूस हो जाए और वो चार्ज अगर इतना इंड्यूस हो कि इस चार्ज का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट स्टार्ट हो जाए। आप सोचिए, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो फिर तो हम कह सकते हैं कि दिस नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन, मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और जैसे ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है और वो अगर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, तो नाउ दिस इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल स्टार्ट टू रिपेल दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उस केस में हम कह सकते हैं कि द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन कार्बन विल बी कॉल्ड इफेक्टिव चार्ज। उस केस में कार्बन पर आने वाला जो चार्ज है वो इफेक्टिव चार्ज हम कंसीडर करेंगे, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो चार्ज कंसिडरेबल होगा, वो चार्ज फिर नेग्लिजिबल नहीं होगा। बस ऐसा ही कुछ मैंने यहां पर बात की है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर कार्बन पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इफेक्टिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इस सेंस में कि अब जो कार्बन पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, मतलब कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, भाई डेल नेगेटिव चार्ज का मतलब डेफिनेटली कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, दिस चार्ज इज इफेक्टिव सिंस नाउ दिस चार्ज विल स्टार्ट टू रिपेल दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब यहां पर ये चार्ज इतना इफेक्टिव है कि वो C1 C2 के सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और आप सोचिए, अगर इसका रिपल्शन इस कार्बन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन स्टार्ट हुआ, तो फिर तो इस रिपल्शन की वजह से C2 कार्बन पर भी डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऑल्दो द डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन C2 विल बी लेस एज कंपेयर टू द डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन C1। C2 पर जो डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो डेफिनेटली C1 पर डेल नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा। But practically it has been observed that although it is less del negative charge as compared to induced on C1, but practically it is observed that the charge induced on C2 is also effective, is also capable to repel the next bonded pair of electron cloud. अब भी इस C2 कार्बन पर इतना चार्ज प्रैक्टिकली इंड्यूस होता है कि वो आगे वाले बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और रिपेल करेगा तो del negative charge will be induced on C3 also. But again, the del negative charge induced on C3 will be less as compared to on C2 and C1. तो अब आप ध्यान देना, C3 पर भी del negative charge इंड्यूस हुआ है, लेकिन अब वो नेगेटिव चार्ज C1 और C2 पर इंड्यूस होने वाले नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम है। और प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन C1, the del negative charge induced on C3 is not effective to repel the next bonded pair of electron cloud. प्रैक्टिकली ये देखा गया कि C3 पर जो डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, अब वो इतना कैपेबल नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो आगे वाले बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर पाता। और इसीलिए क्योंकि अब ये चार्ज इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, रिपेल नहीं कर पा रहा है, तो नो चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन C4 कार्बन। क्या बात समझ में आई? तो हमने ये कहा कि इस Z का पावर जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो बॉन्ड में पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इस C1 कार्बन पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो उस रेफरेंस चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और हमने कहा कि उस रेफरेंस चार्ज के कंपैरिजन में अगर हमें चार्ज ज्यादा मिला तो वो इफेक्टिव होगा, और वो इफेक्टिव इस सेंस में कि जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन पर इंक्रीज हुई है, नाउ इट विल स्टार्ट टू रिपेल
the next bonded pair of electron cloud. So charge will be induced on C2 also, but the charge induced on C2 will be less as compared to on C1, but practically still it is capable to repel the next bonded pair of electron cloud. So charge will be induced on C3 also, and again the charge induced on C3 will be less as compared to on C1 and C2, and practically it has been observed that the charge induced on C3 is not capable, is not effective to repel the next bonded pair of electron cloud. So there will be no charge on C4 carbon. आप ध्यान देना, अल्टीमेटली यहां पर अब हम ये बात कर सकते हैं, अब हम यहां पर ये बात कर सकते हैं, देखो कि C1 कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है वो नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली C2 कार्बन पर इंड्यूस होने वाले चार्ज से ज्यादा है, और C2 पर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो C3 पर इंड्यूस होने वाले चार्ज से ज्यादा चार्ज है। अब आप ध्यान देना, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि सर आपने C4 कार्बन पर चार्ज क्यों नहीं शो किया है, प्रॉब्लम क्या है, C4 कार्बन पर चार्ज क्यों नहीं शो किया, प्रॉब्लम क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और C3 कार्बन पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाता, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग को हमने कंसिडर नहीं किया है और इसीलिए C4 पर हमने कोई चार्ज शो नहीं किया। चलिए ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर लेते हैं। हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि Y में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि हाइड्रोजन की हमने रिलीजिंग और विड्रॉइंग दोनों ही पावर्स को हमने क्या मान लिया था, रेफरेंस मान लिया था। तो अब आप ध्यान देना, अगर Y में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो पावर है, ध्यान देना, Y में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर है वो अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो by withdrawing electrons Y will acquire del negative charge and now carbon will acquire del positive charge, और क्योंकि इसकी पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो डेफिनेटली इस बॉन्ड में भी जो पोलैरिटी इंड्यूस होगी वो इस वाली बॉन्ड की पोलैरिटी से ज्यादा होगी, और अगर पोलैरिटी ज्यादा इंड्यूस होगी तो डेफिनेटली कार्बन पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो भी इफेक्टिव होगा, और अगर ये इफेक्टिव चार्ज है तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन दिस कार्बन विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट नेक्स्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये C1 कार्बन क्या करेगा, आगे वाले बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो पॉजिटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन C2 आल्सो, बट अगेन इट विल बी लेस as compared to on C1, and practically it has been observed that the positive charge induced on C2 is still capable, still effective to repel, to attract the next bonded pair of electron cloud. So positive charge will be induced on C3 also, but less as compared to on C2 and C1. और अब ये देखा गया practically कि C3 पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इतना कम चार्ज है कि वो नेक्स्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर देयर विल बी नो चार्ज ऑन C4 कार्बन। अब C4 पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां भी आप कह सकते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन C1 इज मोर एज कंपेयर टू ऑन C2 एंड दैट इज मोर एज कंपेयर टू ऑन C3। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर दोनों ही मॉलिक्यूल्स में, अब ये अगर क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हमने C4 कार्बन पर कोई चार्ज शो नहीं किया है, प्रॉब्लम आखिर में है क्या, तो सुनिएगा बात को। यहां पर प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि C3 पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो चार्ज तो इंड्यूस हुआ है लेकिन वो चार्ज C3 पर इतना कम है कि वो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल नहीं कर पा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं C3 पर इंड्यूस होने वाला जो चार्ज है वो इफेक्टिव चार्ज नहीं है। और ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल में जो प्रॉब्लम C3 कार्बन पर है शायद वो प्रॉब्लम इस मॉलिक्यूल के पहले ही कार्बन पर थी, इसीलिए मैंने उस चार्ज को लिखा था नॉट इफेक्टिव चार्ज। तो शायद आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि हमने C1 कार्बन पर इस रेफरेंस मॉलिक्यूल में जो चार्ज इंड्यूस हुआ था उसको नॉट इफेक्टिव क्यों कहा था, क्योंकि वो चार्ज इतना कैपेबल नहीं है कि इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अफेक्ट कर पाता, जबकि C1 कार्बन पर यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आगे वाले बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर पा रहा है या फिर रिपेल कर पा रहा है। लेकिन यहां पर C3 कार्बन पर हम कह सकते हैं कि फिर चार्ज कम होने की वजह से प्रॉब्लम वही स्टार्ट हो गई कि वो चार्ज इफेक्टिव नहीं है, और जो प्रॉब्लम इन मॉलिक्यूल्स में थर्ड कार्बन पर स्टार्ट हुई है वो प्रॉब्लम शायद इस मॉलिक्यूल में पहले ही कार्बन पर थी, इसीलिए हमने कहा कि वो चार्ज इफेक्टिव नहीं है। और यही तो रीजन है हम एल्केन को इंडक्टिव इफेक्ट के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल मानते हैं। अब जरा ध्यान देना, मैं इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन पर आ रहा हूं। ये कंसेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब मैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट टर्म से रिलेट करके बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा।
ऐसा करते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को रेफरेंस मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स में चेंज क्या अप्लाई किया? अगर मैं इसको रेफरेंस मॉलिक्यूल से कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं भाई इतना ही चेंज हमने अप्लाई किया है कि H की जगह मैंने एक केस में Z और एक केस में Y ले लिया। या मैं ये कह सकता हूं मैंने इतना ही चेंज अप्लाई किया है कि जो बॉन्ड यहां पर ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड था, जो बॉन्ड यहां पर ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड था, उसकी जगह मैंने यहां पर क्या किया? कंसिडरेबल पोलर बॉन्ड ले लिया है। उसकी जगह मैंने यहां पर क्या किया है? कंसिडरेबल पोलर बॉन्ड ले लिया है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने CH बॉन्ड में तो चेंज अप्लाई किया है, मैंने CH बॉन्ड में तो चेंज अप्लाई किया है क्योंकि CH बॉन्ड यहां पर ऑलमोस्ट नॉन पोलर था, उसकी जगह मैंने यहां पर मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड लिया है। लेकिन क्या मैंने अपनी तरफ से कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में कोई चेंज अप्लाई किया क्या? आंसर है नो। भाई हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में कहां चेंजेस किए? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स तो जो यहां पर थे वो यहां पर है। हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया है। हमने केवल और केवल चेंज कहां पर किया? CH बॉन्ड में चेंज किया। हमने कहा भाई CH बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, ऐसा करते हैं इसे एक कंसिडरेबल पोलर बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं, CZ और CY। अगर आप कहोगे कि क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में कोई चेंजेस, तो हमने तो नहीं किए भाई। हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में भी आ चुका है। देखो चेंज तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में भी आ चुका है। जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैंने यहां पर कंप्लीटली नॉन पोलर कहा था, क्या वो कार्बन कार्बन बॉन्ड अब कंप्लीटली नॉन पोलर है क्या? नो। आप कह सकते हैं नाउ पोलैरिटी हैज बीन इंड्यूस्ड इन दिस कार्बन कार्बन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। यहां पर क्या हुआ है? जो कार्बन कार्बन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनमें भी पोलैरिटी इंड्यूस हो चुकी है। और ये पोलैरिटी हमने इंड्यूस नहीं की है, या ये कहा जाए कि हमने ऐसा कोई चेंज नहीं किया है यहां पर कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होती। हमने तो केवल चेंज जो किया है वो चेंज ये किया है कि यहां पर ये बॉन्ड जो कि पहले ऑलमोस्ट नॉन पोलर था वो हमने पोलर ले लिया, और यहां भी ये बॉन्ड जो पहले ऑलमोस्ट नॉन पोलर था वो पोलर ले लिया। तो हमने तो चेंज केवल CH बॉन्ड में किया था, लेकिन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में हमने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन चेंज उनमें भी इंड्यूस हो चुका है। ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नॉन पोलर थे, अब उनमें पोलैरिटी इंड्यूस हो चुकी है। और क्या मैं कह सकता हूं इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये पोलर बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड इतना पोलर है, या कह सकते हैं इस बॉन्ड में इतना इफेक्टिव पोलैरिटी है कि वो आगे वाले नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स में भी क्या कर रहा है? पोलैरिटी इंड्यूस कर पा रहा है। इसी तरह से इस बॉन्ड में भी इतनी पोलैरिटी है कि वो आगे वाले नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स में क्या कर पा रहा है? पोलैरिटी इंड्यूस कर पा रहा है। लेकिन इस बॉन्ड में इतनी पोलैरिटी नहीं है कि वो आगे वाले बॉन्ड्स में पोलैरिटी इंड्यूस कर पाता, तभी तो हमने उसको ऑलमोस्ट नॉन पोलर कहा। तो अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब मैं कह सकता हूं दीज नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स, ये जो नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स हैं, पोलैरिटी हैज बीन इंड्यूस्ड इन दीज नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स बाय पोलर बॉन्ड। इस पोलर बॉन्ड ने क्या किया? इस नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस कर दी है। और अब जरा ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट को मैं परफेक्टली डिफाइन कर रहा हूं। इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, ध्यान देना, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स बाय अ पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड आई इफेक्ट। वास्तव में आई इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में, अगर किसी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में मॉलिक्यूल का पोलर बॉन्ड पोलैरिटी इंड्यूस कर दे तो हम उसको आई इफेक्ट कहेंगे। तो व्हाट इज इट? इट इज इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी। इंडक्टिव इफेक्ट हम यूज कर रहे हैं ना, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव क्या हो रहा है वहां पर? इट इज इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड बाय पोलर बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड आई इफेक्ट। मतलब आप अल्टीमेटली इन शॉर्ट या सिंप्लीफाइड वे में ये कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सपेक्टेड नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में आपको पोलैरिटी मिले, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सपेक्टेड नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी मिले, किसकी वजह से? उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किसी पोलर बॉन्ड की वजह से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सपेक्टेड नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में उस मॉलिक्यूल का पोलर बॉन्ड पोलैरिटी इंड्यूस कर दे तो हम उसे आई इफेक्ट कहेंगे। सो व्हाट इज आई इफेक्ट? ध्यान देना, आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन non-polar sigma bond by a polar bond in vicinity
इज कॉल्ड आई इफेक्ट। ध्यान देना, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड बाय अ पोलर बॉन्ड इन विसिनिटी इज कॉल्ड आई इफेक्ट। विसिनिटी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो जो पोलर बॉन्ड होगा वो किन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस कर पाएगा? उसके आसपास वाले नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स में। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उस पोलर बॉन्ड का उस नॉन पोलर बॉन्ड पर इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं विसिनिटी, मतलब आसपास वाले नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में अगर कोई पोलर बॉन्ड पोलैरिटी इंड्यूस करेगा तो वो आई इफेक्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप देखो, दिस इज कॉल्ड आई इफेक्ट। ये समझ में आया?